तो मतलब अगर एट्रियल फिब्रिलेशन की डायग्नोस करने की बात की जाए तो एट्रियल फिब्रिलेशन जो होता है वो ईसीजी के ऊपर, जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है ईसीजी, उसके ऊपर डायग्नोस कर लेते हैं इसको। क्योंकि अगर आप ईसीजी देखते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा पेशेंट को टैकीकार्डिया मिल रहा होता है। Assalamu alaikum and welcome to our YouTube channel. My name is Dr. Sayyid Haider और आज की जो हम वीडियो के बारे में बात करेंगे is going to be a very exciting video. जैसा कि हम बात करेंगे आज एट्रियल फिब्रिलेशन के बारे में कि एट्रियल फिब्रिलेशन क्या होता है और मतलब एट्रियल फिब्रिलेशन को कैसे कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, इसको आप किस तरह से डायग्नोस करते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन को, और एट्रियल फिब्रिलेशन को जो है ट्रीट किस तरह किया जाता है। तो आप प्लीज़ साथ रहिएगा हमारे। और इसके साथ अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। तो दिस वीडियो इज़ लाइव फ्रॉम ब्रसेल्स। Brussels is one of the very beautiful city and is basically a capital of Belgium, and you can see here around me is one of the beautiful park here, and yeah, so look, so here we are going to start our talk on atrial fibrillation. एट्रियल फिब्रिलेशन बेसिकली क्या होता है एट्रियल फिब्रिलेशन में कि ये आपका जो हार्ट रेट होता है ना, कि नॉर्मल हार्ट रेट जो होता है आपका अराउंड 60 से 100 तक का होता है, जिससे आप कहते हैं नॉर्मल साइनस रिदम। ठीक है, मतलब हर एक नॉर्मल इंसान के अंदर जो हार्ट रेट होता है वो इतना ही चल रहा होता है। लेकिन अगर किसी के अंदर हार्ट रेट जो होता है वो लो हो जाता है, उसको ब्रैडीकार्डिया कहते हैं। लेकिन अगर 60 से लो हो जाए तो ब्रैडीकार्डिया मतलब हार्ट रेट लो हो गया। लेकिन अगर किसी के अंदर हार्ट रेट हाई हो जाता है 100 से, उसको टैकीकार्डिया कहते हैं। टैकीकार्डिया इज़ वन ऑफ द कंडीशन वेयर हार्ट रेट इज़ अबव 100। ठीक है, एंड इसी तरह से एट्रियल फिब्रिलेशन में क्या होता है कि एट्रियल फिब्रिलेशन में हार्ट रेट जो होता है आपका वो अराउंड 150 और 160 से ऊपर चला जाता है, और उस हार्ट रेट को कंट्रोल करना जो होता है मुश्किल हो जाता है। ठीक है, एट्रियल फिब्रिलेशन में हार्ट रेट को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है और पेशेंट जो होता है वो काफ़ी फील करता है कि उनका हार्ट जो होता है बहुत ज़्यादा तेज़ी से धड़क रहा है, और उनको पैल्पिटेशंस होती हैं पेशेंट को, और पैल्पिटेशंस के साथ जो होता है पेशेंट जो होता है वो काफ़ी मतलब वेल नहीं फील करता। ठीक है, तो और अगर एट्रियल फिब्रिलेशंस की हम बात की जाए, एट्रियल फिब्रिलेशंस के सिम्टम्स के अंदर, तो उसमें ये होता है कि हार्ट का बहुत ज़्यादा तेज़ी से धड़कना, और वो कंट्रोल नहीं होता। मतलब नॉर्मल तो अगर आप रेस्ट करते हैं तो कंट्रोल में आ जाता है, लेकिन बाज़ दफ़ा क्या होता है रेस्ट में भी हार्ट जो होता है आपका बहुत ज़्यादा तेज़ी से धड़का होता है, जिसको हम पैरोक्सिसोमल एट्रियल फिब्रिलेशन कहा जाता है, कि रेस्ट पे भी जो होता है हार्ट रेट बहुत ज़्यादा तेज़ी से चल रहा होता है। ठीक है, इसके साथ ऑफ कोर्स केस में मेडिसिन से इसको ट्रीट किया जाता है। ऐसी मेडिसिन आप देते हैं इसमें जो कि इसको कंट्रोल करती हैं आपको हार्ट रेट को, और पेशेंट नॉर्मल फील करता है। तो मतलब अगर एट्रियल फिब्रिलेशन की डायग्नोस करने की बात की जाए तो एट्रियल फिब्रिलेशन जो होता है वो ईसीजी के ऊपर, जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है ईसीजी, उसके ऊपर डायग्नोस कर लेते हैं इसको। क्योंकि अगर आप ईसीजी देखते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा पेशेंट को टैकीकार्डिया मिल रहा होता है, जिसमें पेशेंट का हार्ट रेट जो होता है अराउंड 160 200 और इससे ज़्यादा मिल रहा होता है। ठीक है, एमरजेंसी सिचुएशन के अंदर अगर उसमें ये होता है कि मेडिसिन दी जाती है पेशेंट को, और मेडिसिन से पेशेंट का हार्ट रेट कंट्रोल हो जाता है। लेकिन अगर मेडिसिन से कंट्रोल नहीं होता हार्ट रेट पेशेंट का, तो इसके अंदर जो होता है वो कार्डियोवर्जन करना पड़ता है। कार्डियोवर्जन जो होता है वो प्रोसेस होता है जिसमें पेशेंट के हार्ट रेट को कंट्रोल करने के लिए आपको जो होता है ना वो शॉक देना पड़ता है। शॉक डिपेंड करता है, शॉक मतलब जूल्स जो होता है शॉक का यूनिट होता है, तो पेशेंट को शॉक देना पड़ता है उसके अंदर पेशेंट के हार्ट रेट कंट्रोल करने के लिए। कार्डियक मॉनिटर पे आप पेशेंट का हार्ट रेट देख रहे होते हैं, और फिर पेशेंट को एनेस्थेसाइज करते हैं या सेडेट करते हैं, जिसमें पेशेंट जो होता है थोड़ा सा पेशेंट को इतना मतलब पेन महसूस ना हो।
शॉक का, ठीक है। तो जब शॉक देने के बाद पेशेंट का जो होता है ना, कहने के वो कंट्रोल हो जाता है। कार्डियोवर्जन करने के बाद हार्ट रेट जो होता है रिवर्स नॉर्मल में चला जाता है, ठीक है। अगर शॉक वेव से भी कार्डियोवर्जन से भी कंट्रोल नहीं हो रहा, तो दूसरा ट्रीटमेंट इसमें ये होता है कि पेशेंट को अब्लेशन प्रोसीजर किया जाता है। अब्लेशन प्रोसीजर के अंदर पेशेंट को कैथेटर देते हैं, कैथेटर डाल पास करते हैं पेशेंट को। कैथेटर पास करने के बाद जो होता है पेशेंट को आप जो होता है 3 तरह से इसके तरीके होते हैं एब्लेशन करने के। एक तो कायरोथेरेपी यूज़ करते हैं, जिसमें पेशेंट को जो पेन हो रहा होता है कैथेटर के थ्रू, उसको जो होता है वो आप फ्रीज करते हैं, या फिर रेडियो फ्रिक्वेंसी यूज़ करते हैं, जिसमें हीटिंग मेथड होता है। उसमें एब्लेशन प्रोसीजर करने के बाद जो होता है पेशेंट का हार्ट रेट जो होता है वो कंट्रोल हो जाता है, ठीक है। तो ये जो होता है एट्रियल फिब्रिलेशन का ट्रीटमेंट होता है, और पेशेंट को जो होता है लॉन्ग टर्म मेडिसिन पर रखना पड़ता है इसमें, क्योंकि हार्ट रेट को कंट्रोल करती हैं प्रोसीजर्स से। फ़ायदा अगर पेशेंट को हो जाता है तो उनका नॉर्मल हो जाता है, लेकिन इस क्रोनिक कंडीशन होती है तो इसके अंदर पेशेंट को एंटी कोगुलेशन मेडिसिन या वार्फरिन या इस तरह से इस पर डालना पड़ता है, जो कि पेशेंट को जो होता है ना वो हेल्प करती है कि कोई उनका ब्लड क्लॉट होने से रोकती है, जो उनको जो चांसेस होते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन का पेशेंट को स्ट्रोक होने के, या उनको जो होता है और हार्ट से रिलेटेड इशूज़ होने के, वो कम हो जाता है। लेकिन पेशेंट को मॉनिटर करना पड़ता है कि डोज़ को, कि आप कितनी डोज दे रहे हैं और किस तरह से कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। एंड ये एट्रियल फिब्रिलेशन की बात हो गई हमारी, और ये कि हमने उसके साइनम सिम्टम पे बात कर ली और इन्वेस्टिगेशन पे बात कर ली हमने, ECG के बाद ऊपर बात की कि आप डायग्नोस करते हैं, और फिर हमने इसके ट्रीटमेंट में बात की कि एंटी कोगुलेशन मेडिसिन वार्फरिन वगैरह यूज़ करते हैं, और हमने इसके प्रोसीजर पे बात की कि जिसमें आप जो होते हैं वो पहले जो होता है वो कार्डियोवर्जन प्रोसीजर यूज़ करते हैं, जिसमें पेशेंट को शॉक दिए जाते हैं, शॉक से पेशेंट जो होता है बेहतर हो जाता है, या फिर इसके साथ इसके अंदर आप जो होते हैं वो फिर एब्लेशन प्रोसीजर यूज़ करते हैं। इसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी कोगुलेशन और जो होता है वो रेडियो फ्रिक्वेंसी होती है, और कायरो एब्लेशन होती हैं। इसके थ्रू कैथेटर के थ्रू पेशेंट के हार्ट में जाके जो होता है वो कैथेटर पास करना पड़ता है, उसके बाद ये ट्रीटमेंट किया जाता है, इससे पेशेंट को फ़ायदा होता है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पे रेन भी काफ़ी तेज़ होती जा रही है, तो इंशाल्लाह एक नई वीडियो में आपके साथ मुलाकात होती है दोबारा। प्लीज़ अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, बाय।